नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। अखिलेश यादव इन दिनों इलेक्शन मोड में हैं। पिछले 3 हफ्ते के दौरान भले ही भारत पाकिस्तान तनाव की सुर्खियां आपके सामने आ रही हों, सुर्खियां बन रही हों, लेकिन अखिलेश यादव अपनी पार्टी के चुनावी पेंच कसने में लगे हुए थे। अगर मैं ये एक्टिविटी 22 अप्रैल जिस दिन पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसी दिन से शुरू करूं तो उस दिन अखिलेश यादव लखनऊ में अपनी पार्टी की युवजन सभा के साथ बैठक कर रहे थे। उसके बाद हर तीसरे चौथे दिन यूथ ब्रिगेड, लोहिया वाहिनी, राजभर समाज, मजदूर सभा, ठाकुर समाज, ब्राह्मण समाज, हर तीसरे चौथे दिन वो कोई ना कोई बैठक करते हुए नजर आए और हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए, जिसमें वो भारत पाकिस्तान का तो चूंकि बड़ा मामला था उस पर तो बात कर ही रहे थे, लेकिन अपनी पार्टी के चुनावी पेंच कसने में भी, जैसा मैंने कहा, वो लगे हुए थे। समाजवादी पार्टी ने यूपी में चुनाव से कई महीने पहले प्रत्याशी घोषित करने का संकेत दिया है। लखनऊ के पार्टी कार्यालय की जो पिछले दिनों की हलचलें हैं उन्हें देखकर तो यही लगता है, और कुछ सवाल भी जहन में आते हैं। वो सवाल ये हैं कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देखेंगे उन सवालों को कि क्या अखिलेश यादव जो है वो 2022 की चुनावी गलतियों को नहीं दोहराना चाहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने बहुत लेट रिएक्ट किया, वरना नतीजे कुछ और हो सकते थे। इसके अलावा क्या वो 6 महीने पहले, 8 महीने पहले बता देंगे अपने प्रत्याशियों को? क्या इंडिया गठबंधन को लेकर जो उनकी इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस पार्टी के साथ उनकी लास्ट मोमेंट तक जिसे कहते हैं सीटों के बंटवारे की खींचतान चलती है, क्या वो उस मोर्चे पर अभी से उन्होंने स्पष्टता कर ली है? तो ये कई सवाल हैं जिन्हें लेकर अखिलेश यादव की चुनावी तैयारियां जो हैं वो उन पर नज़र डालने की ज़रूरत है। और इसके लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक आस मोहम्मद, और साथ ही हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ और एडिटर कुमार अभिषेक भी जुड़े हैं। सबसे पहले आस मोहम्मद से ही बात कर लेते हैं। अगर आस मोहम्मद का कैमरा, मुझे लगता है कि आस मोहम्मद का कैमरा बंद हो गया है, हम आस मोहम्मद से ही अगर बात करें तो आस मोहम्मद, अगर आपने मेरा सवाल सुना हो तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अखिलेश यादव की पिछले दिनों की एक्टिविटी, जैसे आपने लिखा भी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर, काफ़ी काबिले गौर हैं, वो लगातार एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव ने चुनावों को लेकर कोई विशेष तैयारी अभी से शुरू कर दी है? लोग कह रहे हैं कि अभी तो यार 1.5 करीब बाकी हैं। देखिए नीरज जी, ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले कुछ समय से, खासकर जब उत्तर लोकसभा का सत्र जो है वो समाप्त हुआ, उसके बाद से अखिलेश यादव वापस लखनऊ गए, तो उसके बाद से उन्होंने अपनी समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी, समाजवादी पार्टी की युवजन सभा, समाजवादी पार्टी की छात्र सभा, समाजवादी पार्टी की यूथ ब्रिगेड और राजपूत क्षत्रियों को बुलाया, महाराणा प्रताप जयंती मनाई, जैन समाज की जयंती मनाई, कोई ब्राह्मणों को बुलाया, उन्होंने उसका एक कार्यक्रम किया और लगातार अपने तमाम नेताओं को हर विधानसभाओं से, हर जनपदों वार बुला करके बातचीत की, उनसे फीडबैक लिया। तो ये एक्टिविटी उनकी बताती है कि अखिलेश यादव ज्यादा सक्रिय हैं, और ज्यादा सक्रिय इसलिए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि 2027 का चुनाव उनके लिए 2024 के लोकसभा चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसकी सक्रियता का आलम यह है कि वो न केवल तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता, अभी आप अगर लखनऊ आते जाते हैं या लखनऊ पर नजर रखते हैं, जैसे कुमार अभिषेक साहब पूरी नजर लखनऊ पर रखते हैं और लखनऊ के पल पल की इनकी जानकारी इनको रहती है, तो ये देखते होंगे कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर रोजमर्रा में उतनी बड़ी संख्या में गाड़ियां खड़ी रहती हैं जितनी बड़ी संख्या में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उस समय खड़ी रहती थी। और तमाम प्रदेश के नेता जो हैं वो अखिलेश यादव के पास जा रहे हैं। अखिलेश यादव इस समय बिल्कुल उन्हें किसी चीज का कोई अपने निजी चीजों का भी इस समय उनके पास नहीं बचा है, लगातार मिल रहे हैं नेताओं से और हर सीट पर छानबीन कर रहे हैं। कुछ कंपनीज उन्होंने लगाई है सर्वे के लिए, कुछ फीडबैक ले रहे हैं, और लगभग हर विधानसभा सीट पर उन्होंने जातिवार कि किसको कहाँ चुनाव लड़ाना है इस पर वो तैयारी कर रहे हैं। इस बात की संभावना है कि वो अपने मन में ये बात तय कर चुके हैं कि किसको कहाँ लड़ाना है, और इसकी पूरी तैयारी उनकी तरफ से लगभग हो चुकी है। नीरज जी, बिल्कुल। कुमार अभिषेक, पहलगाम आतंकी हमले के बाद दिल्ली में जो सर्वदलीय बैठक जैसी चीज़ें भी हुई, उसमें हमने देखा कि अखिलेश यादव ने, राम गोपाल यादव ने शिरकत की समाजवादी पार्टी की तरफ से। और जब हम लोग बात कर रहे थे तो ये सामने आया कि अखिलेश यादव यहाँ लखनऊ में व्यस्त हैं, अपनी पार्टी के कामों में व्यस्त हैं, यही वजह रही होगी संभवतः। तो क्या आपके पास भी, जैसा आस मोहम्मद ने कहा कि लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर भीड़ पर नज़र डाल लीजिए, चाहे तो अखिलेश यादव के शेड्यूल पर नज़र डाल लीजिए, चाहे समाजवादी
पार्टी के पिछले 3-4 हफ्तों के कैलेंडर पर नजर डाल लीजिए, ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने मान लिया है कि चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अब अपने साथ साथ अपने प्रत्याशियों को, संभावित प्रत्याशियों को भी काम पर लगा देना है। देखिए नीरज, एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि अखिलेश यादव इस बार इलेक्शन मोड में काफी पहले से आ चुके हैं। वो उनके लिए कोई रुकने या ठहरने का न तो उनके पास गुंजाइश है, और ना ही वो जिस एक्टिव मोड में है उससे वो पीछे जा रहे हैं। वो हर दिन, अगर लखनऊ के बाहर नहीं है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं लखनऊ में। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सिर्फ प्रेस को बुलाकर नहीं करते, बाकायदा कोई ना कोई उनकी पार्टी की मीटिंग होती है, और इस मीटिंग के बाद जब मीटिंग खत्म होती है तो वो प्रेस को ब्रीफ करते हैं। और ये लगभग हर दिन का सिलसिला है। और अगर वो लखनऊ में नहीं होते हैं तो किसी न किसी जिले में होते हैं, कहीं ना कहीं किसी शहर में होते हैं, या तो किसी अपने कार्यकर्ता के घर होते हैं, किसी की शादी में होते हैं, किसी का देहांत हो गया है वहां पहुंच जाते हैं, या फिर आप यूं मान लें कि पुराने लोगों से भी मिलने चले जाते हैं। तो अखिलेश यादव की दिनचर्या में अब प्रतिदिन की जो सियासत है वो पूरी तरीके से घुस गई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पहले जो उन पर एक आरोप था कि चुनाव के समय एक्टिव होते हैं, चुनाव और पार्टी दफ्तर से नहीं निकलते हैं और अपने घर से कम आते हैं, ये सब चीजें खत्म है। ये जरूर है कि आप अखिलेश यादव को बार बार सड़कों पर उतर करके कोई एजिटेशन करते हुए भले ना देखें, लेकिन उनका पार्टी दफ्तर अपने आप में एजिटेशन का जगह बना हुआ है। एजिटेशन कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल जो सरगर्मियां हैं उसका पूरा का पूरा वो एक केंद्र बन चुका है। जैसा कि आस भाई ने कहा कि ऐसी स्थिति बनी रहती है हमेशा, मानो वहां चुनाव का टाइम हो या टिकट बंटवारे का टाइम हो। और आप हर दिन देखेंगे, हम थोड़ा बैकग्राउंड इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज के समय में कोई भी आदमी अगर इस बात को सुनेगा तो उसको अंदाजा लग जाएगा कि अखिलेश यादव के इर्द गिर्द की जो सियासी गतिविधियां हैं वो किस तरीके के हैं। तो आप चाहे कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा हो, आप देखें उनके घर के आसपास तमाम होर्डिंग्स लगते हैं, तमाम चेहरे, नाम, पूरे प्रदेश भर के जो चेहरे हैं जो अपने को संभावित उम्मीदवार कहीं ना कहीं मानते हैं, उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स आपको दिखाई देंगे। और हर दिन एक से लेकर 2, 3, 4 मीटिंग तक होती है। हालांकि ज्यादातर 1 या 2 मीटिंग रखते हैं वो, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि 2, 3 मीटिंग भी हुई है, और उसके बाद वो सबको ब्रीफ भी करते हैं। लेकिन इस बार की स्थिति थोड़ी अलग मुझे इसलिए लग रही है, मैं पर्सनली बता रहा हूं, क्योंकि आप याद करिए, चाहे 2022 का विधानसभा हो या फिर 2024 का पार्लियामेंट, और खास करके 2024 का पार्लियामेंट, अखिलेश यादव ने कई टिकट देने के बाद, लोगों को कहने के बाद, लोगों को ये कह देने के बाद कि जाइए आपका टिकट हो गया, आप चुनाव लड़िए, उसके बाद आखिरी दिन पे टिकट बदले गए। तो वो इस बार इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं कि एक टिकट आप बदलते हो तो कई बार नाराजगी कई टिकटों की हो जाती है, कई लोगों की हो जाती है, और वो उनको उल्टा पड़ता है, नुकसान देता है। हालांकि अगर 24 पार्लियामेंट को देखें तो उन्होंने कई टिकट बदले, जो कि उनको फायदा भी किया। तो और वो एक स्ट्रेटजी भी थी कि बीजेपी अपना टिकट पहले कुछ अनाउंस करो, और जब बीजेपी अनाउंस कर दे उसके बाद उसको बदल दो, तो इसका उनको फायदा भी मिला है। ये हम लोगों ने देखा, क्योंकि जातियों का जो एक फैक्टर रहा, या फिर जातीय जो समीकरण रहे, वो अपने आप में ऐसे दिखाई दिए कि अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी से बाजी मारी। तो वो जिसे कहते हैं कि चुनाव के समय अपनी जो रणनीति है, टिकट चेहरे को लड़ाने की रणनीति एक होती है, अब तो टिकट बांटने की भी रणनीति दिखाई दे रही है कि कौन कैसे टिकट बांटता है। यानी कि आप टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है। मायावती का पहले ये हुआ करता था कि बहुत पहले अनाउंस कर देती थी, फिर बाद में बहुत तरीके की चर्चाएं हैं कि उस वजह से वो चेंज भी करती थी। लेकिन अखिलेश यादव इस बात को लेकर के टिकट चेंज करते हैं कि सामने वाले बीजेपी की क्या है रणनीति, और ये बड़ा अहम इन दिनों मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने बहुत सारे लोगों के बारे में मन बना रखा है, बहुत सारे लोगों से फीडबैक ले रखा है, और जितने जो इनके अपने श्योर शॉट सीटें हैं, श्योर शॉट कहने का जो यहाँ पे काफी मजबूत है, वहां पर इन्हें बहुत सेकंड थॉट की इनको जरूरत नहीं है कि किसे लड़ाना है किसे नहीं लड़ाना है। वो इनके दिमाग में भी क्लियर है, और बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो खुद भी जानते हैं कि कौन लड़ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अपने रिश्तेदार, नातेदार, परिवारों को लेकर के आगे हैं, तो उन्हें इस बार मायूसी का सामना ज्यादा करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। और
कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने किसी को कहा नहीं है, कुछ लोगों को छोड़ दे तो बाकी उनके नाम तय दिखाई देते हैं कि बहुत सारी सीटों पर उनके नाम तय हैं, और ये आने वाले वक्त में और भी तय होते जाएंगे, लेकिन आपको पता अभी बिल्कुल नहीं चलेगा, ना हमें बताया जाएगा, ये बिल्कुल आखिर में ही पता चलेगा। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही डिटेल्ड टिप्पणी रही कुमार सर आपकी। नीरज जी, लेकिन एक बात तो है कि अखिलेश यादव के लिए टास्क बहुत टफ है, क्योंकि इस बार उन्होंने जो पीडीए का डिजाइन किया है, पिछली बार उन्होंने ये भी दिखाया है कि यादव प्रत्याशी उनके बहुत टिकट उन्होंने बांटे नहीं। अब पीडीए का नारा है, तो ये नारा विधानसभा में 403 सीटों पर दिखाना एक टास्क। बिल्कुल बिल्कुल, हम आएंगे इस पर। आस भाई, मैं आपके पास आता हूं सवाल लेकर कि दो पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में जिनके दफ्तरों के बाहर टिकटार्थियों की बड़ी भीड़ लगी रहेगी, अभी भी लग रही है, आज आगे भी लगेगी। सपा और भाजपा, ये दो पार्टियां ऐसी हैं कि जिनमें लोग टिकट पाना चाहेंगे, क्योंकि जीतने की संभावनाएं जो आम जनमानस के बीच में चर्चा है कि इन्हीं दो पार्टियों की रहेगी। इसमें कोई हम लोग को चकित होने की बात तो नहीं है। लेकिन जो मुझे चकित कर रहा है और मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं क्या? कहाँ है उनका इंडिया गठबंधन? कहाँ है कांग्रेस के साथ उनका कोऑर्डिनेशन? जब हम बात करते हैं चुनाव लड़ने की, तो क्या ये कोऑर्डिनेशन हमको 2027 में नहीं दिखने जा रहा है? मैं इसको थोड़ा स्पेसिफिक कर दूं। पश्चिमी यूपी में इमरान मसूद दो हाथ किए पड़े हैं समाजवादी पार्टी से, लड़ाई एकदम सार्वजनिक हो रखी है। क्या चल रहा है? कांग्रेस का साथ लेंगे अखिलेश यादव इस बार या नहीं लेंगे? और इमरान मसूद वाला कार्यक्रम भी क्या चल रहा है, इसको भी थोड़ा बताइएगा। देखिए अमीश जी, अभी कुछ दिन पहले जो अपना भाषण ट्वीट किया था इमरान मसूद ने, तो उसमें उन्होंने एक कहा कि मैं तो बागी तेवर वाला व्यक्ति हूँ, उन्होंने खुद ही कह दिया कि मैं तो बागी तेवर वाला व्यक्ति हूँ, धारा के विपरीत बहने वाले नेता हूँ, धारा के विपरीत बहता हूँ। 2007 का कहानी को कहना जो है वो 2024 को समझने के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2007 में जगदीश राणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े ठाकुर नेता थे और मुलायम सिंह यादव जी के बड़े करीबी थे, मिनिस्टर थे कैबिनेट के सरकार में। उनको मुजफ्फराबाद, जिसका अब का नाम बेहट है, वहां से प्रत्याशी बनाया था समाजवादी पार्टी ने। और रशीद मसूद उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, सांसद थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव थे। तो उन्होंने ये कहा कि इमरान मसूद को यहाँ से चुनाव लड़ा दो। तो इमरान मसूद को चुनाव लड़ाने पर मुलायम सिंह यादव जी तैयार नहीं हुए, तो जगदीश राणा को ही चुनाव लड़ा रहे थे, उन्हीं को टिकट दे दिया था। तो ऐलान किया रशीद मसूद ने कि पार्टी किसी को भी टिकट दे दे, लेकिन इमरान लड़ेगा। और इमरान जो है वो निर्दलीय चुनाव वहां लड़े, पार्टी से बगावत करके, पार्टी में रहते हुए। इसके बाद उन्होंने जगदीश राणा को चुनाव में हरा दिया। बस वो दिन हो और आज का दिन हो। बीच के 2012 हारे, फिर इमरान मसूद 2014 हारे, 2017 हारे, 2019 हारे, फिर 2022 तो नहीं लड़े, लेकिन 24 वो जीत गए, 22 भी हारे। तो 22 में उनके साथ एक एपिसोड हुआ, छोटा सा एपिसोड था, लेकिन उसमें उनको बहुत चोट पहुंचाई कि अखिलेश यादव ने उनको कई बार मिलने की उन्होंने कोशिश की, वापस भेज दिया। तो एक बड़ी आपत्तिजनक बात उन्होंने सहारनपुर में लौट के आके कही कि देखो सहारनपुर के लोगों, तुम्हारे नेता का क्या हाल कर दिया अखिलेश ने। और उन्होंने कुछ कहा कि मुझे ये बना दिया, वो बना दिया। तो वो उनके मन में एक था उड़न। लेकिन चूंकि 2024 में उनकी स्थिति वीक थी और उनको लोकसभा का टिकट चाहिए था, इसलिए उन्होंने अपने अंदर की नाराजगी ये बाहर नहीं किया और नहीं की। तो 2024 में जब उनको टिकट मिल गया, वो सांसद बन गए, तो फिर से उनका वो कॉन्फिडेंस जो वो 2007 से 2024 के पीरियड के बीच में उन्होंने दबा के रखा हुआ था, वो उभर कर सामने आ गया। इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो यह कि इमरान मसूद ने सहारनपुर सीट के 7 विधानसभा सीट पर किसी ना किसी से नेटवर्क लगता है आपका नेटवर्क कुछ गड़बड़ हो गया है। आप जब नेटवर्क में आएगा इस अपने जवाब को पूरा कीजिएगा। हम कुमार सर के पास चलते हैं। कुमार सर, ये सवाल तो बनता है ना कि अखिलेश यादव ने 2024 का, जिस चुनाव की हम बात कर रहे हैं, 2024 का चुनाव कांग्रेस के साथ गठबंधन ने मिलकर लड़ा था और एक अच्छी जीत हासिल की थी। उसके बाद लगातार कई मोर्चों पर यह कहा गया कि इंडिया गठबंधन बना हुआ है, इंडिया गठबंधन काम कर रहा है। लेकिन जब हम 2027 के चुनावी तैयारियों की बात करते हैं, अखिलेश यादव की अपनी तैयारी अपनी जगह पर, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि अखिलेश यादव
एकला चलो की नीति पर जब हम कांग्रेस की बात करें, छोटे दलों की बात नहीं कर रहे हैं, जो अन्य अन्य छोटे दलों से वो मुलाकात करते हैं, लेकिन कांग्रेस की जब हम बात करते हैं तो एकला चलो की नीति पर नजर आते हैं। कोई कोऑर्डिनेशन बैठक नहीं होती है, कोई इंडिया अलायंस में कौन क्या कर रहा है कोई किसी को पता नहीं है। दोनों पार्टियां अपने अपने एजेंडे पर काम कर रही हैं। क्या 27 में साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ना है क्या इन दोनों पार्टियों को? अमीश, देखिए, मुझे लगता है कि बेशक दोनों पार्टियों में आपको कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा हो, बेशक ऐसा लगता हो कि अखिलेश यादव एकला चलो की अपनी सियासी रणनीति पर चल रहे हैं, लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं। अब कांग्रेस पार्टी मजबूरी है, चाहे आप समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में ले लें या फिर बिहार में आप तेजस्वी को ले लें। देखिए, ये दोनों लोग अब कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अकेले नहीं जाएंगे। कांग्रेस पार्टी को भी ये मालूम है, और उसकी सबसे बड़ी वजह है मुस्लिम वोटों का बिखराव कोई नहीं चाहता, और ना ही एक बहुत बड़ा एक प्रेशर ग्रुप भी है अल्पसंख्यकों का, मुसलमान वोटर्स का, जो ये होने भी नहीं देगा। अखिलेश यादव अगर चाहेंगे भी कि हम अकेले लड़ें, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है ये फैसला लेना कि वो बिल्कुल अकेले होकर के चुनाव लड़ लेंगे। पश्चिम में अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर अच्छा किया, तो उसकी वजह यही है कि इनके इंटैक्ट वोट रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा अगर इसको हम इस तरीके से थोड़ा समझ लें कि बिहार में तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान ऑफिशियली नहीं हो पाया अभी तक कि वही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। इसकी वजह भी समझ लीजिए कि कांग्रेस इस लेवल पर रेसिस्ट कर रही है। तो कांग्रेस अपनी तैयारी उत्तर प्रदेश में भी कर रही है। यह जरूर है कि अखिलेश यादव निश्चित तौर पर नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी वैसी मजबूत हो जाए कि उसको उसकी बात हर जगह मतलब इतनी सुननी पड़े उनको, लेकिन वो कांग्रेस को छोड़ करके भी नहीं जा सकते। इसी वजह से आप जितनी बार भी बात होती है, अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का नाम लेते हैं, और कतई वो 2024 पार्लियामेंट के एक्सपेरिमेंट के बाद तो त्रिकोणात्मक चुनाव के बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर उन्हें चुनाव में सरकार बनाना है, तो उन्हें वोट, अपने वोट जो उनके अपने, जिसको वो पीडीए कहते हैं, वो वोट उन्हें बंटने नहीं देना होगा। ये जिम्मेदारी उनकी है। इसलिए अगर आपको ये दिखाई इस वक्त दे रहा है कि अखिलेश यादव कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे हैं या सपा और कांग्रेस की कोई बैठक नहीं हो रही, वो सब एक तरफ है कि ठीक है नहीं हो रही है, लेकिन चुनाव के टाइम पर होगी, और चुनाव के टाइम पर ही आपको ये दिखेगा कि फटाफट किस तरीके से गठबंधन होंगे और उसी तरीके से सीट शेयरिंग होगी। पार्लियामेंट के चुनाव के दौरान भी हम लोगों ने देखा कि कोई बहुत कोऑर्डिनेशन नहीं था, और अचानक से सीट शेयरिंग हुआ। भाई, जो एक फॉर्मूला, एक तरीका होता है सीटों को बांटने का। जब दो पार्टियां बिल्कुल नहीं आपस में मिलती हैं, तो वो एक उस पॉइंट पर आती है जब मजबूरी में कहां मिलना है। तो ये दोनों पार्टियां पार्लियामेंट के दौरान मिली कि मजबूरी में हमें 14, 15, 16, 17 सीट तक जाना पड़ेगा। और अब देखिए, अखिलेश यादव गए, जब 7 सीट से शुरू कर रहे थे, वो करीब करीब 16, 17 सीट तक पहुंचे। कांग्रेस को उन्हें देना पड़ा। तो आप देखिए, कांग्रेस 2000 अगर आप 17 के चुनाव को देख लीजिए, तो कांग्रेस को 100 से ज्यादा सीटें उस वक्त अखिलेश यादव ने दी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि गठबंधन हो। अब अगर नहीं भी चाहेंगे तो भी गठबंधन उन्हें करना उनकी मजबूरी है, वो अकेले नहीं लड़ सकते। और ना ही कांग्रेस पार्टी ये चाहेगी कि वो चुनाव में अकेले जाए और फिर से अपनी बात पिटवाए। तो एक कॉमन ग्राउंड, एक कॉमन बार्गेनिंग का जो पॉइंट है, वहां तक दोनों पहुंचेंगे। और मुझे लगता है आज बेशक ये आपको लग रहा हो कि यह एकला चलो की बात है, वो सब अकेले अकेले की तैयारी है, एकला चलो जैसी कोई चीज नहीं है। नहीं, बात सही है। आस भाई, आपका नेटवर्क बाधित हो गया था। आपसे हम वो कहानी पूरे तफसील के साथ सुनना चाहते हैं कि क्या चल रहा है। तो इमरान मसूद जो है, चूंकि मैं बता रहा था आपको, तो इमरान मसूद जो है वो चूंकि 7 की 7 सीटों पे उन्होंने अपने प्रत्याशी तय किए हुए हैं। परिस्थिति ऐसी है कि एक जगह उनका भाई है, एक जगह उनका दामाद है, एक जगह उनके बेहद वफादार है, जो आजम खां का कभी वफादार था लेकिन आजम खां का साथ छोड़ करके उनके साथ आ गया है, और तो वो उनकी लोकल पॉलिटिक्स भी है। तो इन सबको उनको मैनेज करके रखना है। एक तो परिस्थिति ये है, और उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से गठबंधन रहे टूट जाए। ऐसा पहले हो चुका है 2012 में, 2007 में ऐसा पहले हो चुका है, 2017 में, 2012 में तो बहुत बड़ा एपिसोड हुआ था जब अब्दुल्ला बुखारी ने अपने दामाद उमर अली खान को बेहट से टिकट दिला दिया मुलायम सिंह यादव जी से बात करके। तो उसके बाद ये थे समाजवादी पार्टी में, लेकिन ये उस पर छोड़ के चले गए कांग्रेस में। तो उस समय भी ऐसा हुआ था। तो ये इनका जो इमरान मसूद का है, एक्चुअली इसमें गठबंधन रहे या चला जाए,
इससे इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको जो फर्क पड़ता है वो इस बात से पड़ता है कि सहारनपुर की राजनीति में इनका वर्चस्व रहे। हालांकि ये लंबी चौड़ी बातचीत है और पहले भी इस पर बातचीत हो चुकी है, लेकिन मैं दूसरे दृष्टिकोण से, चूंकि कुमार अभिषेक साहब ने अच्छी बात कही है, तो मैं ये बता दूं कि कांग्रेस जो है उनका बार्गेनिंग वाली बात तो है, लेकिन जो 2024 में वोट बैंक उनकी तरफ शिफ्ट हुआ अपोजिशन का सेंटर के वजह से, तो वो वोट बैंक इस बार 2027 में वही वोट बैंक, खासकर वो जो अपोजिशन का वोट बैंक है, वो अखिलेश यादव की तरफ शिफ्ट होगा। इसलिए शिफ्ट होगा क्योंकि वो जानता था कि सेंटर की जो लड़ाई है उसमें जो मुख्य नेतृत्व है वो कांग्रेस के हाथ में है और राहुल गांधी के हाथ में है, और 2027 का जो विधानसभा चुनाव है इसमें विपक्ष का मुख्य नेतृत्व जो है वो अखिलेश यादव के हाथ में। इसलिए कांग्रेस बहुत अधिक प्रभावशाली इस चीज को ना समझे। जैसे 2022 में एक बहुत जबरदस्त कैंपेनिंग की थी कांग्रेस पार्टी ने, लड़की हूं लड़ सकती हूँ, वो बहुत बढ़िया आइडिया था, लेकिन वो एप्लीकेट नहीं हुआ, इनको प्रत्याशी नहीं मिले। और मैं ये तो ऑन एयर नहीं मैं कह सकता टीवी पे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे इन्होंने प्रत्याशियों का चुनाव किया, या आप कहते हैं हमारी भाषा में पश्चिम उत्तर प्रदेश में जुगाड़ किया, यानी अपने सीधे तौर पे प्रत्याशी नहीं आए तो कैसे कैसे ये इंपोर्ट करके प्रत्याशी लाए, उनको इन्होंने संसाधन भी दिए, और इसके बावजूद भी वो 2000-3000 वोट पर टिक गए। एक दो जगह ऐसा नहीं हुआ, एक जगह तो समाजवादी पार्टी का विधायक बन गया, वहां कांग्रेस के प्रत्याशी को 500 वोट मिली, और एक जगह वो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी लोकदल का विधायक बन गया, वहां कांग्रेस के प्रत्याशी को, पूर्व विधायक को 2000 वोट मिली। तो परिस्थिति का आकलन करके, क्योंकि कांग्रेस को ये समझना थोड़ा सा यहाँ से आवश्यकता है कि क्या वो 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कत पैदा करके इस बार्गेनिंग की बात करें, जैसे मेरे पास जो जानकारी है वो 125 सीटें मांग रहे हैं। अब 125 सीटों का क्या लॉजिक बनता है, वो 2017 के पैटर्न पर आकर के 100 सीटों पर आकर रुकना चाहते हैं, तो किन सीटों को वो मांग रहे हैं, कैसी वहां परिस्थिति बनेगी। 347 सीटों पे 2022 में समाजवादी पार्टी ने कंटेस्ट किया था, जिसमें से 33 सीटें आरएलडी की थी, 6 जीत गए राजभर के विधायक और 8 जीत गए थे आरएलडी के विधायक। तो अगर इन सब परिस्थितियों का हम आकलन करके देखें तो यहाँ पर ऐसी चर्चा है कि अगर आपको गठबंधन के साथ ही जाना है तो उससे ज्यादा मुफीद तो बसपा है, उसके पास 8-9% दलित वोट बैंक तो है, कम से कम वो तो आपका प्लस करेगा। 32% वोट मिला समाजवादी पार्टी को अकेले 2022 में, और 37 मिला था गठबंधन में, तो 32 के साथ अगर जाते हैं तो 40 हो जाएगा अगर बसपा आ जाए तो, और एक दो छोटी पार्टी और भी आ जाए तो जो भी समस्या है वो टिकटिंग की है। इसलिए पीडीए का जो फॉर्मूला है, अभी आपको मैं बताता हूं कि कांग्रेस का साथ आना ना आना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, हालांकि एक हवा जरूर खराब करेगी कांग्रेस, लेकिन आप देखिए अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और आगरा के बीच की जो बेल्ट है, इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, एटा, तो उसमें समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन 2022 में अपेक्षित नहीं रहा था। इसके उलट वो अगर आजमगढ़ की तरफ गए तो उनको बेटर परफॉर्मेंस उनकी दिखाई दी। मुरादाबाद मंडल में 17 सीटें समाजवादी पार्टी जो है वो जीती थी, 10 जीती थी भाजपा, और सहारनपुर में 9 जीती थी, 7 जीती थी भाजपा। तो इन सब चीजों को भी अगर इन द कंपेरिजन देखें तो अखिलेश यादव का जो फोकस है वो इस तरह का फोकस है जिसकी तरफ इंडिकेट किया है कुमार अभिषेक भाई ने। उनका जो पूरा फोकस है वो इस बात पर है कि वो जो गठबंधन बने वो पार्टियों का गठबंधन ना होकर के ऐसा गठबंधन हो कि वो पीडी का गठबंधन बन जाए। तो वो ऐसा गठबंधन बन जाए, जैसे मैं आपको एक एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा हूँ कि इस बार यादव और मुस्लिम विधानसभा प्रत्याशियों की संख्या कम करने वाले हैं वो। और इसके अलावा एक बड़ा काम जो करने जा रही है समाजवादी पार्टी, वो ये करने जा रही है कि जैसे लोकसभा चुनाव में किया, कुमार अभिषेक भाई ने भी उसको इंडिकेट किया कि लोकसभा चुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में उसी पैटर्न पे सामान्य सीटों पे जाटव प्रत्याशी खासकर लड़ा सकती है। जाटव को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तो जाटव कैबिनेट मंत्री उनके पास नहीं था कोई भी। तो समाजवादी पार्टी ने अपना एक नेता, जैसे उन्होंने एक तरीका अपनाया था, अभी आप देखिएगा पुरकाजी से अनिल कुमार समाजवादी पार्टी के नेता थे लेकिन आरएलडी के टिकट पर लड़े, वो जाटव है, तो आरएलडी के कोटे से वो स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर है कैबिनेट के, तो पहले जाटव कैबिनेट मिनिस्टर है, गैर मायावती यानी उनसे अलग। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, यानी उनका जो पूरा जोर है, फोकस है, वो इस बात पे है कि वो जातियों का समीकरण, जातियों का गठबंधन मजबूत बना के ले जाए। जी अमीश जी। बिल्कुल, आप शायद कुछ कहना चाह रहे थे। आस मोहम्मद ने जब बात की कि जाटव अपना जाटव कोटा बढ़ा सकते हैं अखिलेश यादव, और या फिर अपनी सोशल इंजीनियरिंग में कुछ बदलाव कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नीरज, ये बहुत अहम बात उन्होंने पॉइंट आउट किया, और ये पुख्ता बात है कि जैसे बीजेपी के पास एक एडवांटेज होता है कि जब बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है तो उतने टिकट वो बड़े आराम से वो सवर्णों में बांट देती है, जिससे उसका जो एक वोट या ओबीसी में बांट देती है, तो उसको एक बड़ा एक कोटा मिल जाता है, और मुसलमानों को वो मजबूरी होती है
समाजवादी पार्टी जैसे पार्टियों को कि भाई उनको सबका ख्याल रखना पड़ता है। वही चीज अखिलेश यादव दोहरा सकते हैं। वो सामान्य सीटों पे जहां पे अगर ओबीसी, जहां पर दलितों की संख्या अगर ज्यादा है, या फिर जहां पर जो घोषित सामान्य सीट है जहां हमेशा से ब्राह्मण या ठाकुर इस तरीके के लोग लड़ते रहे हैं और वहां ओबीसी की तादाद ज्यादा है, तो आप देखेंगे इस बार के चुनाव में कि इस तरह के कैंडिडेट ज्यादा दिखाई देंगे। और खास करके सवर्ण बड़े कैंडिडेटों के खिलाफ आपको बड़े ओबीसी चेहरे, ओबीसी टिकट आपको वहां ज्यादा दिखाई, बीजेपी के लिए सरदर्द होने वाला है। और अगर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो अनरिजर्व्ड हैं, लेकिन वहां पर दलितों में, जाटवों की, पासी बिरादरी की, इन लोगों की तादाद ज्यादा है, तो बड़े आराम से अखिलेश यादव अपने इस पीडीए के साथ उस टिकट को दे सकते हैं, क्योंकि उनके लड़ने पर कोई रोक नहीं है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है ये प्रयोग अखिलेश ने करके देख लिया है और 2024 में भी उनको इसका फायदा दिखा है, 22 में भी थोड़ा फायदा दिखा है, लेकिन अब ये 27 में तो इसको बड़े पैमाने पर वो इसका इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। और जिस प्रयोग की बात कुमार अभिषेक कर रहे हैं वो फैजाबाद की कर रहे हैं, जहां से अवधेश प्रसाद पासी सामान्य सीट पर उन्होंने एक पासी उम्मीदवार को लड़वाया, वो भी अयोध्या की सीट पर, और वहां से जीतकर वो समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन की सफलता की कहानी का एक सबसे प्रमुख चैप्टर, सबसे प्रमुख अध्याय बन गया। तो विधानसभा चुनाव में भी हमें इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग और इस तरह के प्रयोग देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2027 के फरवरी मार्च में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियां कम से कम अखिलेश यादव के खेमे में हमें पूरी जोर शोर से जबरदस्त तरीके से होती हुई नजर आ रही हैं। साफ है आने वाले दिनों में ये जो चुनावी सरगर्मियां हैं और बढ़ेंगी, क्योंकि 2027 का चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के चश्मे से जब आप देखेंगे तो वो कितना महत्वपूर्ण है, ये लगातार अपनी हर चर्चा में हम इसका जिक्र करते रहे हैं। और आने वाले दिनों में भी इन राजनीतिक गतिविधियों पर हमारी बारीक नज़र बनी रहेगी और 2027 कौन जीत रहा है इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश हम अभी से लगातार करते रहेंगे। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कुमार अभिषेक, आस मोहम्मद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।